नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है फसल संयोजन और कृषि दक्षता प्रदेश, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी रीजन। ये बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो टॉपिक को यहाँ कंसिडर किया गया है। पहला टॉपिक जो है वो क्रॉप कॉम्बिनेशन है और दूसरा कृषि दक्षता या कृषि एफिशिएंसी है। कई लोग इसको कृषि उत्पादकता या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। जहाँ तक दोनों के डेफिनेशन का प्रश्न है तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉप कॉम्बिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। मतलब कि फसल संयोजन का तात्पर्य यह होता है कि एक कृषि क्षेत्र में विविध फसलों का उत्पादन। फसलें बहुत कम देखने को मिलती है कि पूर्णतया एकाकी रूप से पैदा की जाती है। किसी भी प्रदेश में या इकाई में जो पैदा होने वाली फसलें हैं न केवल उस प्रदेश के भौगोलिक कारकों को दिखाती है बल्कि कृषि भूमि उपयोग की दिशा को भी स्पष्ट करती है, जिसके सहायता से एक कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कृषि दक्षता की तो बहुत सारे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। भाटिया ने और सिंह ने भी परिभाषित किया है, जिसको कहा जाता है कि द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन रिगार्ड्स टू देयर आउटपुट पर एकड़। एंड अदर डेफिनेशन है तो क्वांटिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम अरेबल लैंड। मतलब कहने का मतलब यही है कि सामान्य प्रति एकड़ क्षेत्र में फसलों की उत्पादकता जो है वो कृषि दक्षता कहलाती है, यानी कि कितना आपने इनपुट दिया उस लैंड पे और उससे आपको एग्रीकल्चरल आउटपुट कितना मिला। तो आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन की, तो जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि बहुत कम ही वैसा क्षेत्र है जहां फसल एकाकी रूप से, ऐसा तो है नहीं कि कोई वैसा रीजन है जहां पे गेहूं उगाया जा रहा है तो सालों भर गेहूं ही उगाया जा रहा है, धान उगाया जा रहा है तो सालों भर धान ही उगाया जा रहा है। मतलब पूर्णतः एकाकी रूप से पैदा की जाने वाली फसलें आपको ना के बराबर मिलती है। दूसरी तरफ जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है वो कृषि के टाइपोलॉजी के को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक विद्वान थे जेम्स एंड जोन्स, उन्होंने कहा कि शस्य संयोजन या क्रॉप कॉम्बिनेशन या फसल संयोजन संबंधी अध्ययन के अभाव में कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को ठीक से समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए कई सारे अध्ययन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इसमें, जैसा कि मैंने बताया भी है कि जेसी वीवर का माना जाता है। वीवर के अध्ययन से प्रभावित होकर विश्व के अनेक भागों में शस्य संयोजन प्रदेशों का अध्ययन डिफरेंट विद्वानों के द्वारा किया गया। अधिकतर अध्ययनों में या तो वीवर द्वारा प्रतिपादित सूत्र का प्रयोग किया गया है या उसमें कुछ संशोधन कर, क्योंकि हर एरिया की अपनी विशेषता होती है और उसी विशेषता के आधार पे कुछ संशोधन कर जो है नए सूत्र प्रयोग में लाए गए हैं। चाहे हम जॉनसन की बात करें 1958 में, चाहे हम थॉमस की बात करें 1968 में, चाहे हम भारत के संदर्भ में जो है रफ़ीकुल्ला सर की बात करें 1965 में, हरपाल सिंह सर की बात करें 1965 में, माजिद हुसैन की बात करें 1972 में। तो जितने विद्वानों ने जो है शस्य संयोजन का अध्ययन किया है उन्होंने जो है इनके सूत्रों का प्रयोग किया है। हालांकि इसके बाद एक और फेमस सूत्र है डोई का, जिन्होंने 1959 में जो है अपना कार्य किया था, तो उन्होंने भी इन्हीं के सूत्र में संशोधन किया। वीवर का जो सिद्धांत है वो न्यूनतम विचलन सिद्धांत माना जाता है। शस्य संयोजन के अध्ययन में जो जेसी वीवर ने यूएस के मध्य पूर्व क्षेत्र का अध्ययन किया और डिफरेंट वेरिएबल्स के आधार पे एक वेरिएंस बनाया और उस एक सूत्र प्रतिपादित किया और उस सूत्र में कहा गया कि D बराबर सिग्मा D स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे D क्या है तो D है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्रॉप परसेंटेज इन अ गिवन एरिया, यानी वास्तविक और सैद्धांतिक जो फसल हैं उनके प्रतिशत क्षेत्र का अंतर। और दूसरा है कि शस्य संयोजन में शस्यों की संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ क्रॉप इन अ गिवन कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे फसलों का कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंट फसलों की क्या संख्या है, और इसी आधार पे जो है इन्होंने अपनी थ्योरी दिया। इनके हिसाब से जो है कि जो 100% भूमि अगर हम मान लें किसी रीजन को, तो उसमें अलग अलग
तरीके से डेवलप होता है। अब जैसे नीचे जो फिगर आप देख पा रहे होंगे उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी क्षेत्र में हम मान लें कि देख पा रहे हैं कि गेहूं 35% हो रहा है, धान 24% हो रहा है, अगर किसी एरिया की हम बात करें, चना 15% हो रहा है, मक्का 10% हो रहा है, जौ 8%, अरहर 4% और तिलहन 4% क्षेत्र पर बोया जाता है। तो बीवर विधि को अगर हम निकालेंगे तो ये पाया जाएगा कि एक क्रॉप कॉम्बिनेशन वाला रीजन जो है, जो कि आ रहा है 422 जो वेरिएंस इनका था, दो फसलों का संयोजन, 3 फसलों का, 4 फसलों का, 5 फसलों का, इसी प्रकार 6 और 7 फसलों का गणना से प्राप्त होता है। मतलब कि ये गणना जब हम समझेंगे तो ये कहेंगे कि न्यूनतम मान जो है, मतलब न्यूनतम जो वैल्यू है वो 99.0 में मिलता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जितने वैल्यू हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है आपका 1 वाले में और मिनिमम वैल्यू है आपका 5 वाले में। यानी कि उस क्षेत्र को अगर हम कंसीडर करें तो 5 का मतलब क्या होगा कि गेहूं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है, फिर धान होगा, उसके बाद है, फिर चना होगा, फिर मक्का होगा और फिर जौ होगा। यानी कि जो परसेंटेज मैक्सिमम है उतना जो है उस क्षेत्र का शस्य संयोजन वो माना जाएगा और इसी आधार पे जो है उसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं। मतलब कि पहले हमने उस एरिया को कंसीडर किया, उस एरिया को कंसीडर करके फिर जो फार्मूला है सिग्मा d²/n, उसके आधार पे हमने वैल्यू निकाला और उस वैल्यू के आधार पे जो है हम उसको अवरोही क्रम में सजा दिए और वो जो है उतना वास्तविक शस्य संयोजन का जो है वो बताता है उस चीज़ों को। सेम परिभाषा जो है डोई का मेथड है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि वीवर की विधि में हल्का संशोधन किया और जो सिग्मा d² है उसकी जगह पे उन्होंने सिर्फ सिग्मा d² का प्रयोग किया। इससे क्या होता है कि शस्य संयोजन में यानी फसल संयोजन में जो फसलों की संख्या है उसमें अंतर आ जाता है। और इस विधि को आप कैसे समझिएगा कि जैसे अगर सेम वैल्यू पे हम निकालते हैं, जैसे जो पहले वैल्यू मैंने दिया था, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, जिसमें मैंने बताया था कि गेहूं 35% में या अन्य चीज़ें, तो उसी वैल्यू को हम अगर रखते हैं और इस विधि से निकालते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 7 निकाला गया है और इसमें 3 जो शस्य संयोजन है उनका मान सबसे कम है। मतलब 3 क्या हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे, जिसमें गेहूँ, धान और चना का जो है सबसे कम होगा, तो ये 3 होगा, जबकि बीबर की विधि के अनुसार यहाँ पे 5 आ जा रहे थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया कि वहाँ पे जो 5 फसली कृषि था उसको इन्होंने 3 फसली में एक तरह से किया और उसको सरलीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो इनकी थ्योरी जो है वो ज़्यादा सही मानी जाती है। डोई की थ्योरी भारत में भी कई जगह जो यूज हुआ है तो वो भी इनकी थ्योरी का ही प्रयोग करके हुआ है। जैसे रफ़ीकुल्लाह ने जो भी है विचलन सूत्र का प्रयोग करके इसका जो है निर्धारण किया था। हालांकि उनकी थ्योरी अलग थी, dp² - dn² √/n², तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक अच्छी थ्योरी थी जिससे डिफरेंट संयोजन जो है उन्होंने निकाला था। और हालांकि सस्यों की संख्या उसमें काफ़ी कम होता है और जिसमें फसलों की संख्या कम है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा बेहतर थ्योरी के संदर्भ में हम उसको समझ सकते हैं। तो इसी आधार पे जो है डिफरेंट कृषि प्रकारकी का अध्ययन किया जाता है और डिफरेंट फसल संशोधन का भी अध्ययन किया जाता है। अब अगर फसल संयोजन की बात करें तो जैसे चाहे वो हम एक फसली माने, अब एक फसली का मतलब कि वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन होता है, तो ऐसा बहुत ही कम मिलता है। ऐसा वहीं होगा जहाँ पे विशिष्टीकृत खेती होगी। चाहे हम कहवा को ले लें ब्राज़ील में, क्यूबा को ले लें, क्यूबा में गन्ना की खेती, मलाया इंडोनेशिया में रबड़ की खेती, भारत और के असम दार्जिलिंग में चाय की खेती, तो यह एक विशिष्टीकृत खेती है। तो इस तरह की खेती जो है एक फसली कृषि के अंतर्गत आ सकता है। इस क्षेत्रों में 2 फसली की अगर बात करें, जहाँ पे 2 फसल उगाए जाते हैं, तो ये जो है आपको अधिकतम क्षेत्रों में मिल जाएगा जहाँ पे सघनतम जनसंख्या वाले भाग होंगे, अनुकूल भौगोलिक दशाएं होंगी, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया। अधिकतर क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जिस तरह की खेती होती है वो खेती 2 फसली होती है। बहुफसली कृषि जो है वो मैक्सिमम रीजन में आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी भूभाग में वर्ष में 2 या 2 से अधिक अगर फसलें पैदा किया जा रहा है तो उसको बहुफसली कृषि हम कह सकते हैं। ये अलग बात है कि उसको 3-4 अलग अलग हम पदानुक्रम में बांटें, लेकिन अगर ओवरऑल हम कहें तो 1 फसल, 2 फसल और बहुफसल। तो बहुफसल में जो है अनुकूल भौगोलिक दशा अगर मिलता है, भूमि उपजाऊ है
उत्तम किस्म के बीज हैं, उर्वरक है, सिंचाई की सुविधा है। तो इस तरह का जो है बहुफसली कृषि वहाँ किया जाता है। यहाँ पे कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा भी होता है। जैसे भारत की अगर बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, यूरोप यूएस की बात करें, तो मैक्सिमम जगह पे आपको बहुफसली कृषि देखने को मिलती है। इसके बाद का जो पार्ट है आपका वो है एग्रीकल्चर एफिशिएंसी रीजन। अब यहाँ पे हम ये चीज़ समझते हैं कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी होता क्या है। कई लोग इसको, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि फसल उत्पादकता भी कहा जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के आधार पर है कि आपने जैसे हम सिंपल कहते हैं कि हमने किसी बिजनेस में 100 रुपये लगाया और उससे हमको 110 रुपये की प्राप्ति होती, तो 10 रुपये हमको फ़ायदा हुआ। तो ये जो होता है कि कृषि उत्पादकता भी जो है एक शुद्ध लाभ है, आपका समझ सकते हैं। और किस में, तो कृषिगत क्षेत्र से प्राप्त होने वाला वो शुद्ध लाभ है जो बेसिकली उत्पादन की मात्रा क्षेत्रीय आधार पर गहनता तथा प्रसार को प्रदर्शित करती है। यानी इसको एक सिंपल शब्द में समझे कि किसी भी प्रति इकाई कृषित क्षेत्र को जो उत्पादकता में उससे जो प्राप्त शुद्ध लाभ है, उस इकाई का क्षेत्रीय विस्तार, दोनों मतलब उसका एरिया क्या है और उससे कितना लाभ आपको मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कृषि उत्पादकता को दिखाता है। अब कृषि उत्पादन के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का मानव निर्मित संरचनात्मक संसाधनों द्वारा किए गए शोषण प्रक्रिया से ही होता है। अगर आपको उत्पादकता ज़्यादा लेना है तो आपको संकर बीज का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको उत्पादकता ज़्यादा लेना है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ यूज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करते हैं। भूमि संसाधन उपयोग के संदर्भ में अगर समझें तो कई विद्वानों ने विभिन्न विधियों के द्वारा कृषि की दक्षता प्रदेश को निर्धारण किया है, चाहे वो आउटपुट पर यूनिट एरिया हो या इनपुट आउटपुट रेशियो का मामला हो या रैंकिंग को एफिशिएंट मेथड हो, जो बाद में कैंडोल ने यूज किया था, स्टैम्प ने यूज किया था, फिर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो, फिर प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फार्म लेबर हो। ये कुछ सिद्धांत हैं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा यूज किए जाते हैं कि एग्रीकल्चर इफिशियंसी प्रदेश के निर्धारण में। कैंडल ने प्रति हेक्टेयर उपज तथा कोटि गुणांक, या जो मैंने बताया कि आपका रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड पर आधारित विधि का प्रयोग किया था। बाद में स्टाम्प ने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलना है तो 20 देशों की 9 क्रॉप के आधार पर कृषि क्षमता का निर्धारण किया था। जैसे हमारे यहाँ सफ़ी ने भी 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कैंडोल की विधि थी उसको अपनाया। गांगुली ने भी जो है उसको अपनाया और अध्ययन इकाई में 9 शस्यों को चुना, मतलब 9 फसलों को चुना, और उसके आधार पे उन्होंने एक सिंपल बनाया कि जैसे उपज सूची उन्होंने निकालने के लिए क्या किया कि जो उनका जो सिलेक्टेड अध्ययन इकाई था उसमें प्रति हेक्टेयर उपज को टोटल औसत उपज से गुणा करके 100 से डिवाइड करके और उसका प्रतिशत निकाला। तो इस तरह से प्रयोग करके जो है कृषि उत्पादकता या कृषि क्षमता को निकाला जाता है। अब इसके आधार पे कृषि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो अगर हम मान लें कि प्रति हेक्टेयर उपज प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण का प्रतिफल है, यानी कि बारिश अच्छी हो रही है, प्रकृति हो गया, वहाँ पे आप मानव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो मानवीय हो गया, तो इन दोनों का जो प्रतिफल है उससे कृषि उत्पादकता या कृषि दक्षता निर्धारित की जाती है। अब कृषि क्षमता प्रति हेक्टेयर उत्पादन और फसल क्षेत्र दोनों के तथ्यों की देन है। यानी कि क्योंकि कृषि उत्पादकता को देखने के लिए आपको फसलों को तो रखना ही पड़ेगा उसमें, तो ये जो कृषि क्षमता है इस आधार पे सामान्य तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन की उच्च कृषि क्षमता है या इस रीजन की मध्यम है, निम्न है, अति निम्न है, और इस आधार पे हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम एरिया वाइज भी देखें तो वैसी एरिया जहाँ पे भूमि, जैसे बहुत सारा मैंने बताया, जैसे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड जो चौथा आपका क्राइटेरिया है, तो अगर भूमि जो है उपजाऊ ही न है, जैसे रेगिस्तान इलाका हो गया, सेमी एरिड इलाका हो गया, तो अगर वहाँ पे हमेशा जो है आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दें, कितना भी इनपुट कर दें, वो जो है बहुत हाई नहीं कृषि दक्षता होगी वहाँ की, ऑलमोस्ट या तो मीडियम होगी या तो लो होगी। उसी तरह से अगर भूमि अच्छा है लेकिन आप उसमें जो है प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ाने के लिए ना लेबर बढ़ा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत हाई कृषि दक्षता नहीं होगा। तो इस तरह से ज़रूरी है कि जितना उत्पादन होगा उसके लिए भूमि की पोषक क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरी जगह कि आपका जो मानव द्वारा विभिन्न उपकरणों का उपयोग होता है तो उस आधार पे भी उसको कंसीडर किया जाता है।
तो ये सारे जो रीजन है, जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें तो अति निम्न उत्पादकता को अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो राजस्थान को कंसीडर कर लें, मरुभूमि को, तेलंगाना वाला जो सेमी एरिड इलाका, वृष्टि छाया प्रदेश जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, कर्नाटक का पठारी भाग है, तो ये क्या है, ये सब रीजन जो है निम्न उत्पादकता वाला रीजन हो जाएगा, सॉरी अति निम्न उत्पादकता वाला रीजन हो जाएगा। निम्न उत्पादकता की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, अर्ध मरुस्थलीय भाग हो गया, उड़ीसा आंध्र के कुछ रीजन हो गए, मध्यम में शिवालिक का भाबर तराई क्षेत्र हो गया। उसी तरह से उच्च उत्पादकता की बात करें तो जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तमिलनाडु का तटवर्ती भाग है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, और ज़्यादा अति उच्च की बात करें तो सिंधु का मैदान आप समझ, इसमें पंजाब हरियाणा, उधर आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में आसाम पश्चिम बंगाल वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड भी काफ़ी हाई है और टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे आप निर्धारण कर सकते हैं प्रदेशों का कि कहाँ पे दक्षता जो है ज़्यादा है और कहाँ पे दक्षता कम है। तो ये ओवरऑल जो है आपका कृषि दक्षता और फसल संयोजन प्रदेश की चर्चा की गई। आप ये पर देख रहे दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे कृषि दक्षता में भी फसल को आधार मानते हैं और फसल संयोजन को समझने के लिए कहीं ना कहीं भूमि की कैरिंग कैपेसिटी और कृषि दक्षता का होना ज़रूरी है। अगर कृषि दक्षता बेहतर है तो क्रॉप कॉम्बिनेशन उस आधार पे भी तय किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कि फसल और कृषि दक्षता, लैंड का कैरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें चाहे और प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो सब जो है एक दूसरे को जो है सम्मिलित करती हैं और इनके सम्मिलन से ही और इनके एक साथ समाहित होने से ही कृषि का बेहतर विकास होता है और किसानों को उससे लाभ पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।